हमने पिछली कक्षा में शक्ति और सत्ता के बारे में हम पढ़ रहे थे कि शक्ति और सत्ता जो है वो एक दूसरे से अंतर संबंधित है। शक्ति और सत्ता में परस्पर संबंध है। शक्ति सत्ता एक दूसरे के पूरक है, लेकिन फिर भी इन दोनों में परस्पर घनिष्ठ संबंध होते हुए भी शक्ति और सत्ता में प्रमुख अंतर हमें दिखाई देते हैं। तो देखिए, अब हम शक्ति और सत्ता में अंतर देखते हैं, क्योंकि आपके प्रश्न कई बार आता है कि शक्ति और सत्ता में प्रमुख अंतर बताइए। तो देखिए, शक्ति और सत्ता में हम अंतर की बात करते हैं। शक्ति तथा सत्ता में अंतर। शक्ति तथा सत्ता में अंतर। तो देखिए, शक्ति और सत्ता में प्रमुख अंतर है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हुए भी शक्ति और सत्ता में हम प्रमुख अंतर हमें दिखाई देते हैं। देखिए, शक्ति और सत्ता में प्रमुख अंतर किस प्रकार है। पहला पॉइंट है, शक्ति व सत्ता। शक्ति व सत्ता शक्ति व सत्ता व्यक्तियों की विभिन्न प्रवृत्तियों में अंतर। तो देखिए, शक्ति व सत्ता को लेकर हम अंतर देखते हैं। व्यक्तियों की विभिन्न प्रवृत्तियों में जो अंतर है उसे लेकर शक्ति और सत्ता में अंतर को हम देखते हैं कि व्यक्ति, हम समाज में देखते हैं कि दो प्रवृत्तियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं, एक सहयोग की और एक संघर्ष की। तो दोनों परस्पर जो प्रवृत्तियां हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं। संघर्ष जो होता है वो कटुता को पैदा करता है और संघर्ष में वैमनस्यता, द्वेष इसको हमेशा बढ़ावा मिलता है। जबकि सहयोग की जो कामना होती है, सहयोग की कामना व्यक्ति में परस्पर सद्भाव को उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार व्यक्ति की परस्पर दो विरोधी प्रवृत्तियां होती हैं, संघर्ष और सहयोग की। तो देखिए, जो दो प्रवृत्तियां हैं उन दो प्रवृत्तियों की बात हम करते हैं। दो प्रवृत्तियां, सहयोग और दूसरी है संघर्ष। तो देखिए, व्यक्ति के स्वभाव में दो प्रमुख रूप से प्रवृत्तियां पाई जाती है, सहयोग और संघर्ष। और इस सहयोग और संघर्ष को लेकर हम प्रमुख अंतर देखते हैं शक्ति और सत्ता में, कि शक्ति जो होती है हमेशा संघर्ष से युक्त होती है, जबकि सत्ता जो होती है हमेशा सहयोग से युक्त होती है। देखिए, ये व्यक्ति की दो विभिन्न प्रवृत्तियों को लेकर प्रमुख अंतर की बात हमने की कि किस प्रकार से शक्ति हमेशा संघर्ष में ही होती है, संघर्ष से युक्त होती है और हमेशा इसमें संघर्ष, प्रतिद्वंदिता सदैव बनी रहती है। देखिए, इसमें संघर्ष होता है शक्ति में, जबकि जब हम सत्ता की बात करते हैं, कोई भी राजनीतिक सत्ता होती है वो सहयोग पर आधारित होती है और सहयोग से युक्त होती है। उसमें हम संघर्ष को है वो सदैव नहीं देख सकते। वो सत्ता जो होती है हमेशा सहयोग पर आधारित होती है। तो देखिए, ये प्रमुख अंतर हमने देखा। अगला अंतर है, शक्ति भौतिक तत्व है और सत्ता वैधानिक तत्व है। अगला है, शक्ति भौतिक तत्व है, शक्ति भौतिक तत्व है, जबकि सत्ता वैधानिक तत्व है। तो देखिए, शक्ति भौतिक तत्व है
क्योंकि शक्ति मूर्त होती है और मूर्त होने के कारण हम उसे भौतिक रूप से जो है उसको देख सकते हैं, क्योंकि भौतिक चीजों को हम मूर्त कहते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। तो शक्ति के हमने प्रकार देखे थे, उसमें हमने देखा कि शक्ति जो है वो विभिन्न रूपों में, धार्मिक, राजनीतिक और सैनिक शक्ति, तो ये हमें क्या है दिखाई देती है। जबकि सत्ता का स्वरूप क्या है, वैधानिक, क्योंकि सत्ता कानूनों से युक्त होती है और सत्ता में कानूनों का कानूनी तत्व हमें देखने को मिलता है कि सत्ता कानूनों से युक्त होती है, इसलिए सत्ता जो है वह वैधानिक होती है। क्योंकि सत्ता कानूनों से युक्त होने के कारण वो जो है व्यक्तियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो इसलिए सत्ता जो है वह वैधानिकता से युक्त होती है और सत्ता जो है वह जन सहमति पर आधारित होती है। तो ये जन सहमति पर आधारित होने के कारण, जबकि शक्ति में हम संघर्ष देखते हैं और सत्ता जो होती है, कोई भी राजनीतिक सत्ता, कोई भी राज व्यवस्था जो स्थापित होती है तो लोगों की जन सहमति पर आधारित होने के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जिसमें जन सहमति होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सत्ता जन सहमति पर आधारित होने के कारण लोग कानूनों का जो है वो पालन करते हैं। वैसे भी कानून बाध्यकारी हैं, बाध्यकारी होने के लिए वो जो है पालनीय है, अनुपालनीय है। जबकि सत्ता जो होती है, सत्ता जन सहमति पर आधारित होने के कारण लोग अपने मन से कानूनों का पालन करते हैं, क्योंकि उसमें जनता की सहमति है, जन सहमति है। अगला अंतर है, शक्ति साधन है जबकि सत्ता क्या है, करता है। अगला है, शक्ति साधन है शक्ति साधन है जबकि सत्ता करता है। जबकि सत्ता करता है। तो देखिए, सत्ता जो होती है उसमें कर्तापन होता है, क्योंकि सत्ता, कोई भी राज सत्ता जो होती है वो अपने नाम से जानी जाती है। जैसे कि राज्य व्यवस्था में हम देखते हैं कि इतिहास में हम देखें कि कई तरह की राजनीतिक सत्ताएं जो हैं वो स्थापित हुई, जैसे कि मौर्य साम्राज्य, गुप्त वंश। तो ये सत्ता जो होती है, कर्तापन होता है, इसमें संस्थागत रूप से राज्य व्यवस्था का नाम होता है। जबकि शक्ति क्या है, एक साधन है, क्योंकि सत्ता को प्रयोग, सत्ता जो होती है वो शक्ति का प्रयोग करती है, क्योंकि सत्ता, शक्ति स्वयं तो प्रयुक्त नहीं होगी, शक्ति को प्रयोग में लाने के लिए सत्ता की आवश्यकता है, इसलिए सत्ता क्या है, करता है। तो सत्ता शक्ति का प्रयोग करती है, इसलिए शक्ति का प्रयोग करने के कारण सत्ता क्या होती है, कर्ता होती है। तो सत्ता में कर्तापन एक भाव होता है, क्योंकि ये शक्ति को प्रयोग करती है। बिना सत्ता की शक्ति का प्रयोग कौन करेगा? जैसे कि हम जब एम्पायर की बात करते हैं, हम राजा महाराजाओं की बात करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि राजा महाराजा शक्ति से युक्त होते हैं, उनकी सत्ता होती है और सत्ता होने के कारण उन्हें पद प्राप्त होता है, और पद प्राप्त होने के कारण वो क्या करते हैं, शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, शक्ति क्या है, साधन है, जबकि सत्ता करता है, क्योंकि सत्ता स्वयं शक्ति का प्रयोग करने के कारण वो कर्ता होती है, मुख्य रूप से उसकी भूमिका होती है, और शक्ति जो है वो एक साधन की तरह सत्ता के द्वारा काम में ली जाती है। अगला अंतर है मूल्य की दृष्टि से अंतर। तो देखिए, मूल्य की
दृष्टि से अंतर। तो देखिए, मूल्य की दृष्टि से भी शक्ति और सत्ता में प्रमुख अंतर पाया जाता है। कैसे? शक्ति जो होती है, शक्ति सदैव मूल्य निरपेक्ष होती है। शक्ति सदैव मूल्य निरपेक्ष होती है, जबकि सत्ता जो होती है मूल्य सापेक्ष होती है। देखिए, मूल्य की दृष्टि से प्रमुख अंतर हमने देखा, शक्ति सदैव मूल्य निरपेक्ष होती है, क्योंकि शक्ति में मूल्यों को स्थान नहीं दिया जाता। शक्ति आदर्श नैतिकता पर आधारित नहीं होती, क्योंकि शक्ति दंड की शक्ति से युक्त होती है, और दंड की शक्ति से युक्त होने के कारण वो ये नहीं देखती कि जिस व्यक्ति ने जुर्म किया है उसे सजा जो है कम दी जाए, या दया की भावना वो रखें, क्योंकि शक्ति में मूल्य आदर्श नहीं होता। दंड करने पर व्यक्ति को उसी के अनुसार सजा दी जाएगी जिस प्रकार का उसने दंड किया है। तो इसमें मूल्यों को हम बिल्कुल अलग रखते हैं, क्योंकि शक्ति जो होती है वो मूल्यों से बिल्कुल क्या होती है, बिल्कुल मूल्यों से हीन होती है। शक्ति में मूल्य आदर्श नैतिकता नहीं होता। यदि शक्ति मूल्य पर आधारित होगी तो वो व्यक्ति को क्या करेगी, सजा देने में उसमें कोई ना कोई नरमाई बरतेगी, क्योंकि शक्ति हमेशा मूल्य निरपेक्ष होती है। इसलिए यदि कोई भी व्यक्ति जुर्म करता है तो उसे सजा उसी के अनुसार दी जाएगी जिस प्रकार से उसने जो है जुर्म किया है। जबकि सत्ता जो होती है मूल्य सापेक्ष होती है। जैसे कि हम राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं तो राजनीतिक सत्ता मूल्य सापेक्ष होती है, आदर्श होते हैं। नीति की बात करते हैं हम सत्ता में, तो सत्ता नीति परक होती है, मूल्य युक्त होती है, आदर्शों से युक्त होती है। इसलिए सत्ता क्या होती है, मूल्य सापेक्ष होती है। सत्ता में हमेशा मूल्यों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, क्योंकि कोई भी सत्ता जो संस्थागत रूप से जिसे कानूनी ढांचा प्राप्त किया गया है, तो वो सत्ता जो होती है हमेशा, कोई भी राज सत्ता हमेशा मूल्य पर आधारित होगी। इसलिए हम कहते हैं कि शक्ति जो होती है मूल्य निरपेक्ष होती है, जबकि सत्ता हमेशा जो है मूल्य सापेक्ष होती है। अगला अंतर है प्रत्ययोजन संबंधी अंतर। तो देखिए, प्रत्ययोजन संबंधी अंतर हम देखते हैं। प्रत्ययोजन संबंधी अंतर, देखिए ये प्रत्यायोजन शब्द लोक प्रशासन का है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं डेलीगेशन। प्रत्यायोजन का मतलब हायरार्की सिस्टम, पद सोपानी की व्यवस्था की बात हम करते हैं कि सत्ता हमेशा जो होती है, देखिए सत्ता में पद होता है, जैसे कि हम इसको इस प्रकार से समझते हैं कि पद सोपान जो होता है, जिसे हम इंग्लिश में हायरार्की सिस्टम कहते हैं, पद सोपानी की व्यवस्था में जैसे ऊपर नीचे का पद, फिर ऊपर बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, इस प्रकार मैं आपको बताता हूं। देखिए पद सोपानी की व्यवस्था में जैसे नीचे से शुरू करें, सबसे 4th क्लास का कर्मचारी, फिर उससे ऊपर का कर्मचारी, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, और फिर सबसे ऊपर बॉस। तो इसे हम कहते हैं पद सोपानी की व्यवस्था, हायरार्की सिस्टम, जिसमें छोटे व्यक्ति से लेकर बड़े व्यक्ति तक का प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और छोटा व्यक्ति से शुरू करते हुए हम सर्वोच्च जो है उस संस्था का जो शीर्ष अधिकारी है उसकी बात हम करते हैं। तो ये छोटे से लेकर ऊंचे तक पद सोपानी की व्यवस्था होती है, इसे हम क्या कहते हैं, पद सोपानी की व्यवस्था। तो ये प्रत्यायोजन जो है वो सत्ता में होता है,
जबकि शक्ति में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। तो पद सोपानी की व्यवस्था में जो बड़ा अधिकारी जो है वो छोटे को क्या देता है, आदेश देता है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यायोजन। तो सत्ता में तो क्या होता है, प्रत्यायोजन होता है, जबकि शक्ति में इस तरह का कोई प्रत्यायोजन हमें देखने को नहीं मिलता। तो देखिए सत्ता में प्रत्यायोजन की व्यवस्था होती है, जबकि शक्ति में ऐसी कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। देखिए इस प्रकार से सत्ता प्रत्यायोजन से युक्त होती है, क्योंकि पद सोपानी की व्यवस्था सत्ता में होती है कि इसमें जो है बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को आदेश दे सकता है और वो अपने कार्य को जो है वो उसको अपना कार्य सौंप सकता है, अर्थात किसी उच्च सत्ता निम्न सत्ता को अपनी सत्ता सौंप सकती। जैसे कि ये बड़ा अधिकारी उपस्थित नहीं है तो अपने से छोटे अधिकारी को अपनी सत्ता सौंप सकता है, और छोटा अधिकारी उपस्थित नहीं है तो वो किसी अन्य व्यक्ति को अपनी सत्ता सौंप सकता है। तो इसमें हम अपने पद से संबंधित जो भी उसके कार्यभार हैं वो कार्यभार सौंपे जा सकते हैं, जबकि शक्ति में ऐसा नहीं है, क्योंकि शक्ति में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि शक्ति हस्तांतरित हो। शक्ति हस्तांतरित नहीं होती, जबकि सत्ता जो है ये हस्तांतरित होती है। तो इस प्रकार सत्ता में हम देखते हैं कि सत्ता एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना कार्यभार सौंप कर वो क्या करता है, वो अपने कार्यों को यदि वो अनुपस्थित है तो दूसरे कर्मचारी को अपना कार्यभार सौंप सकता है, जबकि शक्ति में ऐसी व्यवस्था नहीं है। शक्ति में प्रत्यायोजन नहीं है, क्योंकि शक्ति हस्तांतरित नहीं है, जबकि सत्ता को हम हस्तांतरित कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार शक्ति और सत्ता में हमने अंतर स्पष्ट किया, और उपरोक्त अंतर के बावजूद शक्ति और सत्ता में प्रमुख अंतर होने के बावजूद दोनों अवधारणाएं एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हुए भी, अलग होते हुए भी, इन दोनों में परस्पर घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। तो देखिए शक्ति और सत्ता में उपरोक्त अंतर देखने के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि शक्ति और सत्ता दोनों अवधारणाएं एक दूसरे के अनुपूरक है और इन दोनों में परस्पर घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। तो देखिए आपके शक्ति और सत्ता का जो है ये अंतर आपको समझ में आया होगा स्पष्ट रूप से। और आपका अगला टॉपिक जो आता है वो आता है सत्ता। देखिए हमने शक्ति के बारे में पूरी तरह से पढ़ा, शक्ति किसे कहते हैं, शक्ति क्या है, शक्ति के प्रकार, शक्ति सत्ता में अंतर, शक्ति प्रभाव में अंतर, शक्ति और बल में अंतर। तो आपका अगला टॉपिक आता है सत्ता। तो देखिए शक्ति के बाद में आपका अगला टॉपिक है सत्ता। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं सत्ता की अवधारणा। सत्ता अथवा प्राधिकार की, सत्ता अथवा प्राधिकार की अवधारणा।
तो देखिए, जिस प्रकार से राजनीति विज्ञान में शक्ति का केंद्रीय स्थान है, शक्ति महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, उसके साथ ही राजनीति विज्ञान में सत्ता का भी महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि कोई भी राजनीतिक सत्ता जो होती है वो राज्य सत्ता के रूप में उसे हम जानते हैं राजनीति विज्ञान में, और राज्य सत्ता जो होती है वो कानून जो होती है शक्ति के रूप में, हम कानून के रूप में उसके प्रयोग की बात करते हैं। तो इस प्रकार सत्ता जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान राजनीति विज्ञान में रखती है, क्योंकि शक्ति के प्रयोग के लिए सत्ता का होना बहुत जरूरी है, और शक्ति को जो कानूनी और संस्थागत ढांचा जो प्रदान करती है वो सत्ता करती है। तो इस प्रकार जिस प्रकार शक्ति महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से राजनीति विज्ञान में सत्ता का भी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि सत्ता शक्ति को संस्थागत ढांचा और उसे कानूनी रूप जो है शक्ति प्रदान करती है। जब तक सत्ता नहीं होगी, शक्ति का प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा? जैसा कि हमने प्रमुख अंतर में भी पढ़ा था, शक्ति और सत्ता में प्रमुख अंतर में, कि शक्ति तो क्या एक साधन है, जबकि सत्ता क्या है, एक मुख्य अभिकर्ता है, और शक्ति का प्रयोग सत्ता के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए शक्ति के साथ साथ राजनीति विज्ञान में जितना महत्वपूर्ण स्थान शक्ति का है, उतना ही महत्वपूर्ण स्थान सत्ता का भी है। तो देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि सत्ता की अवधारणा जो है वो राजनीति विज्ञान में किस प्रकार से है। तो देखिए, सत्ता जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और सत्ता किसी भी राज्य व्यवस्था में सत्ता का महत्वपूर्ण स्थान होता है, और ये राजनीति विज्ञान में सत्ता जो होती है जन सहमति पर आधारित होती है, और जन सहमति पर आधारित होने के कारण ये इसे जन स्वीकृति मिलती है। तो देखिए, जहां शक्ति संघर्ष पर आधारित होती है, वहीं पर सत्ता क्या होती है, जन सहमति पर आधारित होती है। इसलिए राजनीति विज्ञान में जितना महत्वपूर्ण स्थान शक्ति का है, उतना ही महत्वपूर्ण स्थान सत्ता का भी है। तो देखिए, सत्ता किसी भी राज्य व्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सत्ता जो होती है वो सत्ता का आधार औचित्यपूर्णता है। तो देखिए, सत्ता का आधार जो है वो है औचित्यपूर्णता, जो कि आपका अगला टॉपिक है सत्ता के बाद में लेजिटिमेसी। हम पढ़ेंगे सत्ता के बाद में सत्ता का आधार क्या है, औचित्यपूर्णता, जिसे हम वैधता भी कहते हैं। देखिए, सत्ता का प्रमुख आधार औचित्यपूर्णता है, और औचित्यपूर्णता में जन सहमति महत्वपूर्ण है, और जन सहमति होने के कारण कोई भी राजा जो है वो लंबे समय तक शासन कर सकता है। तो सत्ता जब वैधता से युक्त हो जाती है तो कोई भी शासक लंबे समय तक शासन करता है और लोगों के दिलों पर राज करता है, जिसे लोग लंबे समय तक याद करते हैं कि उस फला राजा के समय में शासन किस प्रकार का था, और उसके शासन व्यवस्था में किस प्रकार से जो है क्या क्या विशेषताएं। जैसे कि आज भी हम राम राज्य की बात करते हैं, और राम राज्य एक आदर्श है, और वो राम राज्य जो हमें बहुत ही एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था में उसमें देखने को मिलती है, जिसकी संकल्पना गांधी ने भी प्रस्तुत की थी। गांधी ने भी कहा था कि राम राज्य आना चाहिए, जो कि आज तक नहीं आ पाया है। तो ये क्या है, जब सत्ता को वैधता मिल जाती है, और वैधता मिलने के कारण शासन लंबे समय तक स्थायी रूप से क्या करता है, कार्य करता है, और लंबे समय तक शासन बने रहने के कारण लोग उसे मन से स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो शासन जो होता है जन सहमति पर, जन स्वीकृति पर आधारित होता है। इसलिए सत्ता के लिए वैधता का होना बहुत जरूरी है। तो सत्ता का मुख्य आधार क्या है, औचित्यपूर्णता और वैधता। तो देखिए,
अब हम पढ़ते हैं सत्ता के बारे में। सत्ता का अर्थ परिभाषा क्या है? तो मैंने आपको बताया कि सत्ता का प्रमुख आधार क्या है? वैधता है। और वैधता के कारण कोई भी शासक लंबे समय तक कार्य कर सकता है। तो देखिए, सत्ता का अर्थ एवं परिभाषा हम देखते हैं। सत्ता का अर्थ एवं परिभाषा। तो देखिए, सत्ता जो होती है वो महत्वपूर्ण होती है और ये किसी भी शासन को स्थायित्व प्रदान करती है। तो अंग्रेजी शब्द अथॉरिटी की उत्पत्ति देखिए। अंग्रेजी शब्द अथॉरिटी की उत्पत्ति लैटिन भाषा के ऑक्टोरिटास से हुई है। ऑक्टोरिटास से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, बढ़ाना है। जिसका शाब्दिक अर्थ बढ़ाना है। तो देखिए, अंग्रेजी शब्द अथॉरिटी की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, जिसका मतलब है कि बढ़ाना। तो देखिए, इस प्रकार अथॉरिटी का जो हम शाब्दिक अर्थ निकालते हैं वो शाब्दिक अर्थ है बढ़ाना। तो किसी भी राजनीतिक सत्ता में सत्ता जो होती है महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और सत्ता जो है वो किस प्रकार से कानूनी ढांचा इसे मिलता है, क्योंकि शक्ति का ये प्रयोग करती है और शक्ति का प्रयोग करने के कारण ये संस्थागत ढांचा इसे प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार शक्ति जो है, शक्ति से युक्त होने के कारण यह बाध्यकारी होती है। तो हम देखते हैं कि सत्ता का महत्वपूर्ण स्थान है राजनीति विज्ञान में, और किसी भी राज्य व्यवस्था में सत्ता का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्ता के द्वारा ही कोई भी शासन व्यवस्था का संचालन कुशलता पूर्वक किया जाता है। जब तक किसी भी राज्य व्यवस्था में सत्ता नहीं होती तो उसका शासन का कुशलता पूर्वक संचालन नहीं हो पाता। इसलिए राज्य व्यवस्था में सत्ता का महत्वपूर्ण स्थान है और शासन को कुशलता पूर्वक संचालन के लिए सत्ता क्या होती है, बहुत ही जरूरी होती है। तो इसलिए किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता का महत्वपूर्ण स्थान है, और सत्ता का महत्वपूर्ण स्थान इस कारण से है क्योंकि उसे वैधता मिल जाती है, और वैधता जो कि औचित्यता से युक्त होती है, जिसके कारण जो है शासन में स्थायित्व आता है, क्योंकि वो जन सहमति और जन स्वीकृति पर आधारित होती है। देखिए, सत्ता की हम परिभाषा देखते हैं कि सत्ता की परिभाषा हेनरी फ्योल्निक के अनुसार सत्ता आदेश देने का अधिकार तथा इसे लागू कराने की शक्ति है। तो देखिए, हेनरी फ्योल ने लिखा है कि सत्ता, हेनरी फ्योल ने लिखा है
हेनरी फ्योल के अनुसार सत्ता जो है आदेश देने का अधिकार तथा इसे लागू करने की शक्ति है। सत्ता आदेश देने का अधिकार, सत्ता आदेश देने का अधिकार तथा इसे लागू करने की शक्ति है। तो देखिए हेनरी फ्योल ने लिखा है सत्ता आदेश देने का अधिकार तथा इसे लागू करने की शक्ति है, क्योंकि सत्ता शक्ति से युक्त होती है और सत्ता कानूनों का प्रयोग करती है, इसलिए सत्ता जो है आदेश देने का अधिकार है और इसे लागू करने की शक्ति है कि कानूनों को किस प्रकार से लागू किया जाए। कि कानून बाध्यकारी होते हैं तो उनकी पालना अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, इसलिए इसे लागू करने की शक्ति भी इसे प्राप्त है। अगला है बायरस्टेड के अनुसार सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्था का अधिकार है, स्वयं शक्ति नहीं है। जैसा कि हमने पहले देखा था, बायरस्टेड ने लिखा है कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है। तो बायरस्टेड के अनुसार सत्ता शक्ति के प्रयोग का सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है। संस्थागत अधिकार है, स्वयं शक्ति नहीं है। देखिए महत्वपूर्ण परिभाषा है सत्ता की। बायरस्टेड के अनुसार सत्ता जो है शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है, क्योंकि इसे कानूनी स्वरूप सत्ता देती है शक्ति को, इसलिए शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार, लेकिन स्वयं शक्ति नहीं है। क्योंकि शक्ति जो होती है वो भौतिक होती है और उसमें शक्ति में हम देखते हैं कि शक्ति अपने स्वरूप में बहुत ही व्यापक अवधारणा है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सत्ता जो होती है स्वयं शक्ति नहीं होती। शक्ति कानूनी रूप से इसे स्वरूप प्रदान है, लेकिन फिर भी शक्ति का जो है सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है, क्योंकि शक्ति का प्रयोग सत्ता के द्वारा ही किया जाएगा, लेकिन ये स्वयं शक्ति नहीं है। तो इस प्रकार से इन परिभाषाओं के आधार पर हमें स्पष्ट होता है कि शक्ति दमनात्मक होती है, इसलिए स्वयं शक्ति नहीं होती, जबकि सत्ता दमनात्मक नहीं होती है। तो हम शक्ति और सत्ता में हमने देखा था कि शक्ति जो है वो दमनात्मक है, शक्ति में हिंसा होती है, जबकि सत्ता कानूनी स्वरूप प्राप्त करने के कारण जो है वो हमेशा जो इसे तलवार में ढकी होने के कारण ये हमेशा वैधता से इसे युक्त हम मानते हैं कि सत्ता जो होती है, जब सत्ता को वैधता मिल जाती है तो ये जन सहमति पर आधारित होती है। तो इसलिए हम इन परिभाषाओं के आधार पर ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में सत्ता का महत्वपूर्ण स्थान है और सत्ता जो होती है वो शक्ति की तरह ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है।